नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु का शयन काल हुआ प्रारंभ। अब 4 महीने तक नहीं होंगे मांगलिक कार्य। पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर बीएचयू के छात्र पहुंचे परीक्षा नियंत्रण कार्यालय। सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच हुई धक्का मुक्की। दुर्गाकुंड क्षेत्र के चित्रकूट अपार्टमेंट के गोदाम में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। और यौम आशुरा पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से निकला ताजिए के साथ जुलूस। शहदाए करबला का मनाया गया गम। और अब खबरें विस्तार से। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ हुआ। अब 4 महीने तक मांगलिक कार्य नहीं होंगे। मंदिरों का शहर कहे जाने वाली काशी में एक ऐसे मंदिर के बारे में हम बताएंगे जिसके बारे में जानकर आपको काशी की प्राचीनता की जानकारी होगी। ये मंदिर काशी के पुराने मोहल्लों में शुमार 80 क्षेत्र में है। ये मंदिर विष्णु भगवान का है। भगवान की मूर्ति देखने में बिल्कुल त्रिवेंद्रम के पद्मनाभम मूर्ति की तरह लगती है। वाराणसी में दक्षिण भारत की शैली में बना हुआ ये मंदिर आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। महादेव की नगरी काशी में उनके आराध्य भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति बेहद ही खूबसूरत कही जाती है। मूर्ति का वजन 21 टन है। इस मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण में भी मिलता है। काशी वासियों के साथ ही दक्षिण भारत से भी लोग इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर की बनावट बिल्कुल दक्षिण भारत के मंदिर से मिलती जुलती है। मंदिर की दीवारों पर दक्षिण भारत के मंदिरों की तरह शंख व चक्र बनाए गए हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ होता है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि से 4 माह के लिए विष्णु जी विश्राम करते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इस एकादशी के बाद 22 जुलाई से शिव जी का प्रिय महीना सावन शुरू हो रहा है। अस्सी घाट के तीर्थ पुरोहित बलराम मिश्रा के अनुसार जब विष्णु जी विश्राम करते हैं तब शिव जी इस सृष्टि का संचालन करते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद सावन महीना शुरू होता है। इस पूरे महीने में शिव जी के लिए विशेष पूजा पाठ की जाती है। इन दिनों में शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने की परंपरा है। हरिशयनी है। हरिशयनी एकादशी इसको बोलते हैं। आज 17 जुलाई है और 4 महीने बाद जो है जो उत्थान होगा उसको बोलते हैं लिठवन एकादशी भी। कार्तिक में उस समय से लगन चालू हो जाएगा और अभी 4 महीना चतुर्मास चलेगा और भगवान विष्णु का इसमें दर्शन करने का विधान है। आज रात्रि में उनका दर्शन पूजन करना चाहिए और उनको विश्राम करा देना चाहिए और सामान्य रूप से लोग हरिशयनी इसको बोलते हैं। जबकि भगवान शयन नहीं करते हैं, विश्राम करते हैं, पर ठीक है, लोक मान्यता इस तरह की है हरिशयनी। तो भगवान आज शयन कर जाएंगे और फिर जो है सावन सागन भादो दही क्वार दूध न कार्तिक मही, इस तरह की परंपरा है। सावन में त्याग का परित्याग करेंगे। हाँ, भादों में जो है दही का, क्योंकि उसमें कीटाणु पड़ जाता है इसलिए किया जाता है और फिर 4 महीने बाद लगन शुरू हो जाएगा। तो उनके उठने के बाद ही लगन स्टार्ट होता है। एकादशी को लिठवन एकादशी जो था। तो ये जो चातुर्मास है इसमें क्या कोई मांगलिक कार्य या इस तरह से? हाँ, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और नहीं भी करते हैं। यहाँ तो नहीं करते हैं और बाहर में लोग करते होंगे तो करते होंगे, यहाँ नहीं करते हैं। इसके पीछे कारण क्या होता है? कारण यह है कि भगवान शयन में हैं, विश्राम में हैं और आप शुभ कार्य कर रहे हैं। भगवान जब जगें हैं तब उस समय करना चाहिए। इस तरह यहाँ पे अगर बात की जाए तो कहाँ पे है भगवान विष्णु की मंदिर काशी में? भगवान विष्णु का तो देखिए यहीं 80 आप जगन्नाथ मंदिर देख रहे हैं जी। जगन्नाथ मंदिर के बगल में जाएंगे, भगवान जो है एकदम इतना विशाल मूर्ति बनारस में कहीं नहीं होगी भगवान विष्णु की। एकदम शयन करते हुए अपना जो है
विराजमान है। तो क्या यहाँ पे जो है भागवत महाविद्यालय है, जी। उसी विद्यालय में ही है। 4 माह के लिए वो बंद हो जाएगा? बंद तो नहीं, वो पुजारी करेंगे अपना पूजा सामान्य रूप से। पूजा करेंगे। हाँ। लेकिन भगवान को जो है मान लिया जाता है कि शयन अवस्था में चल रहा है। हाँ। पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर बीएचयू के छात्र परीक्षा नियंता कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और छात्रों में धक्का मुक्की हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज परीक्षा नियंता कार्यालय पर दर्जनों की संख्या में छात्र प्रदर्शन करते हुए पहुंचे और वहीं धरने पर बैठ गए। धरना प्रदर्शन करते हुए जब छात्र परीक्षा नियंता कार्यालय पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान छात्रों और सुरक्षा कर्मियों में जमकर धक्का मुक्की हुई। छात्रों का कहना है कि पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2023-24 लंबे समय से लंबित है। सत्र 2023-24 प्रवेश प्रक्रिया अब तक पूर्ण नहीं हो पाई है, जिससे छात्र 1 वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं तथा दिसंबर 2023 में नेट उत्तीर्ण विद्यार्थियों को पिछले प्रवेश प्रक्रिया में मौका नहीं दिया गया एवं आने वाले प्रवेश प्रक्रिया में भी इनको रोके जाने की बात कही गई है। छात्रों ने परीक्षा नियंता से निवेदन किया है कि प्रवेश प्रक्रिया शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए एवं नेट दिसंबर 2023 पास विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। धरने पर बैठे छात्रों का कहना है कि यहाँ पर जब भी हम लोग आते हैं तो परीक्षा नियंता गायब रहते हैं और हम छात्रों से बात भी नहीं करते हैं। छात्रों ने कहा कि हम ये तीसरी बार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। छात्रों ने कहा कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा नियंता कार्यालय के सामने ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। आप लोग बैठ जाइए, हम बुला रहे थे, बैठिए आप कल बैठ जाइए। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, खड़े होकर क्या कर रहे हैं? अरे सब बैठ जाइए, हम जिंदाबाद जिंदाबाद, कंट्रोलर हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। ये करिए बैठ काहे लेके बंद हो गया? पीएचडी के लिए कोई पीएचडी में जो अनियमितता चल रही है, समय का जो वो हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, बहुत सारा विलम्ब हो रहा है, तो उसी को लेकर हम लोग पीएचडी के मतलब धरना बैठे हैं। तो आप ये पहली बार बैठे हैं, इससे पहले भी आप? नहीं, ये इन कंट्रोलर जब से ये कंट्रोलर हैं, हमारे माननीय कंट्रोलर इनके मिश्रा जी, ये 4-5 बार हो चुका है प्रोटेस्ट हम लोगों का, लेकिन फिर भी ये लोग मतलब चेत नहीं रहे हैं, बच्चों का भविष्य खराब करने पे वो करे हुए हैं, तुले हुए हैं। मांग क्या कर रहे हैं? मांग हम लोगों की ये है कि पीएचडी में जो विलंबित हो रहा है समय को लेकर, ये लोग बोल रहे हैं कि नेट का एग्ज़ाम होगा तब हम लोग पीएचडी कराएंगे, जबकि वहीं जेएनयू वहीं डीयू है, वो सेशन लेट हो रहा था, इसलिए वो पीएचडी का खुद से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के उसमें है। वो बोल रहे हैं कि हम नेट के भरोसे नहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि नेट का कोई वो नहीं है कि कब पेपर लीक हो जाएगा, कब रिजल्ट आएगा, कब नहीं होगा। इससे बच्चों का फेलोशिप लैप्स हो रहा है, जेआरएफ का जो फेलोशिप होता है वो लैप्स हो जा रहा है। तो मांग क्या है? मांग हमारी यही है कि फिर से बीएचयू जो है नए सिरे से अपना खुद से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए और दिसंबर 2023 का सेशन है उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराए और सीट्स निकाल के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए और बाकी लोगों को एडमिशन करें, हम लोग को मौका दे। अगर बातें नहीं मानी गई तो आप लोग क्या करेंगे? बातें नहीं मानी गई तो तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, क्या करेंगे? विकल्प हमारे पास यही विकल्प छोड़ रहे हैं ये लोग, तो विकल्प जो रहेगा वही काम किया जाएगा ना, पढ़ाई लिखाई छोड़ के यार बैठा जाएगा यहीं पे, शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। शांतिपूर्ण तरीके से बैठा जाएगा। हम लोग का मांग है कि देखिए, क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया काफ़ी समय से विलंबित है। 2022 का सेशन इन्होंने 23 में कंप्लीट किया, उसमें भी कंप्लीट करने में इन्हें साल भर लग गए। और अब जो हमारा मामला ये है कि क्योंकि प्रक्रिया हमारी इतनी देर से लेट हो चुकी है, तो छात्र पीछे बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका रिसर्च जो है जेआरएफ जो है अब लैप्स होने के कगार पे है।
दिसंबर 2023 में जो लड़के नेट पास किए हैं उनको पिछली प्रक्रिया में मौका नहीं मिला था, आने वाली प्रक्रिया में भी ये मौका न देने की बात कर रहे हैं, तो इससे उनके साथ अपॉर्चुनिटी गैप हो जाएगा, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में बैठने की। तो हमारी मांग यह है कि पहली बात कि जो इतने समय से 1 साल से इस 2024 सेशन में आप देखेंगे कि दिसंबर का आज तक अभी तक इन्होंने सेशन क्लियर नहीं किया, कभी एग्जाम कराएंगे, तो इसको सेशन ये कंप्लीट करें, शीघ्र अतिशीघ्र सीट निकालें और जो दिसंबर 23 में जो लड़के पास हुए हैं नेट उनको भी मौका दिया जाए ताकि वो भी पीएचडी में एडमिशन ले सकें। आज यहाँ पे आप लोगों से धक्का मुक्की भी हुई। हम लोग 15 दिन से आ रहे हैं सर से मिलने के लिए, एक बार भी कोई पदाधिकारी हमसे मिलता नहीं है, हम लोग ज्ञापन देते हैं, उस पर कोई भी मीटिंग नहीं होती है, हमें बताया नहीं जाता है कि उस पर क्या कार्रवाई हुई, उन्होंने क्या काम किया। आज आप सोचिए, आज ये परिस्थिति हम आते हैं, खुद कंट्रोलर गायब हैं, उनके बाद जीपी सिंह सर भी नहीं है, प्यून नहीं है, आप पूरे विभाग में ऊपर घूम लेंगे, कोई नहीं है, सभी छात्र आ रहे हैं अपनी परेशानियों को लेकर के, सुनने वाला कोई नहीं है। तमाम छात्र संगठन, सिर्फ हम लोग नहीं, हम लोग स्वतंत्र रूप से बैठे हैं, एवीपी ने भी ज्ञापन दिया, एनएसयूआई ने भी ज्ञापन दिया, आज आईसा वाले आए थे, उनका ज्ञापन लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो तमाम छात्र संगठनों ने भी अपना मांग रखा है इसी बात को लेकर के। और 3 साल से आप देखेंगे कि पूरी पीएचडी प्रक्रिया को इन्होंने खिचड़ी बना करके रख दिया है। छात्र आता है एडमिशन लेने के लिए, 2-2, 3-3 सीट पे डिक्तियाँ होती हैं और उसमें एडमिशन नहीं हो पाता है, उसके बाद कभी रिजल्ट में धांधली हो जाती है, कभी किसी चीज़ में हो जाती है। अब सीट निकालने को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं, क्या कि अब जब एग्जाम होगा हमारा होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, वो बोल रहे हैं कि जनवरी में हम एग्जाम कराएंगे, ये साल पूरा गैप चला जाएगा, एडमिशन ही नहीं लेंगे ये लोग। तो हमारी मेन मांग है कि शीघ्र अतिशीघ्र सीट जो है निकाली जाए, बच्चों का एडमिशन लिया जाए और जो बच्चे अपॉर्चुनिटी से चूक रहे हैं उनको फिर से अपॉर्चुनिटी मिले। हम इससे पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं। हाँ, हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, सबको ज्ञापन दे चुके हैं। तो कितने दिनों से ये नहीं आ रहे हैं? अभी देखिए पिछले 15 दिन से हम लोगों ने आकर के जो है, उस समय जब हम ज्ञापन देने आते तब भी ये नहीं थे, तो जीपी सिंह सर को हम लोग ज्ञापन दिया, उसके बाद हुआ कि वार्ता होगी, बताया जाएगा, वार्ता के लिए हम लोग सूचित नहीं किया गया। उसके बाद लगातार हम लोग खुद आके बैठते रहे, एक बार हल्का सा बात हुई, उसके बाद वो बताया कि हम देखते हैं कोई मीटिंग होती है, आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद लगातार 5 दिन से हम लोग आ रहे हैं, गायब हैं, क्योंकि आज सुबह आए भी थे, आज हम लोग पता चला कि आज आए हैं, तो हम लोग आए तो गायब हो गए, और अभी सूचना दिलवा रहे हैं कि हम छुट्टी पर चले गए 19 तक के लिए। तो छात्र जब मिलने के लिए आता है तब छुट्टी पर चले जाते हैं, इनका कोई समय फिक्स नहीं है, इनके पास कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है जिससे छात्र पता कर सके कि आखिर आप कब आएंगे, कब आपसे बात होगी, कब छात्र आपसे मिल सकते हैं। छात्र आएगा, इनका इंतजार करेगा, इनका मन होगा आएंगे, इनका मन होगा नहीं आएंगे, पूरी तरीके से मनमानी चल रही है। दुर्गाकुंड क्षेत्र में चित्रकूट अपार्टमेंट के गोदाम में आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। भेलूपुर थाना अंतर्गत दुर्गाकुंड क्षेत्र स्थित चित्रकूट अपार्टमेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग पर काबू पाने के लिए अपार्टमेंट के लोग खुद उसे बुझाने में लग गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। अपार्टमेंट शेखर दीक्षित नाम के शख्स का बताया जा रहा है। आग लगने के दौरान कुछ ही देर में आग की लपटें बाहर निकलने लगी। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी और 5 कर्मचारियों ने आग पर 35 मिनट में काबू पाया। जिस गोदाम में आग लगी वहां बर्तन स्टोर किया गया था। गोदाम के मालिक शेखर दीक्षित ने बताया कि आज सुबह जब हम पहुंचे तो इसमें से धुआं निकल रहा था। उसके बाद जब हमने दरवाजा खोला तो आग की लपटें बाहर निकलने लगी। इसके बाद हमने चौकी पर तथा फायर ब्रिगेड को सूचना दिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। उन्होंने बताया कि इस आग के लगने के कारण लगभग 25 लाख का नुकसान हुआ है। नहीं, वो काम खत्म किया रात के जो चल करना शेखर दीक्षित नाम है। आर सेल्स मेरा दुकान है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता हूँ, है ना। अभी सुबह में मैं जैसे ऑफिस में खोल से ऑफिस फिर नाश्ता करने आया था, वापस आया तो देखा ऊपर से धुआं फैला था, जहाँ से मेन लाइन लगी थी। तो इसे दबाया, खुला अंदर से पूरा धुआं बाहर आया। फिर उसके बाद तुरंत वही छप्पर इन्फॉर्म किया। अब आप बुझाने का प्रयास हो रहा है। तो इसमें क्या किस चीज़ का ये था दुकान? ये आपका होम अप्लायंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन था, होम अप्लायंसेस। क्या क्या सामान्य जली हैं? इसमें आपका प्रेशर कुकर है, गैस चूल्हा है, मिक्सी है, इंडक्शन है, उससे खत्म है। एक अनुमान का कितने का लगभग नुकसान हुआ? 20-25 लाख से ऊपर ही, 20-25 लाख उससे ऊपर ही होगा। यौम आशुरा पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से ताजिए के साथ जुलूस निकाला गया। शहदाए करबला का गम मनाया गया।
मुहर्रम के मौके पर इमाम हुसैन की शहादत को लेकर मातम किया गया। प्रशासन की ओर से जुलूस को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए। कुर्बानी की याद ताजा करने व इंसानियत का पैगाम देने के लिए मुहर्रम की 10 तारीख को ताजिए, अलम, दुलदुल व तुरबत के जुलूस निकाले गए। वाराणसी में 10वीं मुहर्रम पर नई सड़क से बुधवार को बाकर भाई के आवास से 10वें आशुरा दुलदुल का जुलूस निकाला गया। इस दौरान जंजीर का मातम हुआ। अंजुमन हैदरी के लोग नौहा पढ़ रहे थे। जुलूस में अलम व दुलदुल चल रहा था। अजाखानों में नौहा ख्वानी, सीना जनी व कमा का मातम कर अजादारों ने शोहिदा करबला का गम मनाया। इस दौरान विभिन्न प्रकार की ताजिया लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। विभिन्न क्षेत्रों से ताजिया दरगाह फातमान पहुंची। इस मौके पर फातमान क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की दुकानें भी सजी रहीं। आपके चैनल के माध्यम से ये पैगाम जाना चाहिए कि 10 मुहर्रम को सारी दुनिया में इमाम हुसैन के नाम की गूंज रहती है, और वो इसलिए रहती है कि इमाम हुसैन ने करबला में इंसानियत के लिए अपनी कुर्बानी दी, और उस कुर्बानी में 6 महीने का बच्चा था तो 80 साल का उनका दोस्त भी था। और ये कुर्बानी सारी दुनिया में इसलिए याद की जाती है कि उन्होंने इंसानियत को बचाया है, केवल इस्लाम के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं और शियों के लिए नहीं, बल्कि हमारे इस शहर में गंगा जमनी तहजीब देखने को मिलती है। महाराज बनारस की मन्नत का दुलदुल उठता है तो हमारे हिंदू भाई बहन दुलदुल को आगे शीरीनी पिलाते हैं, ताजिए पर फूल चढ़ाते हैं और अपनी अकीदत का सबूत देते हैं। आज 10 मुहर्रम को हमारे बनारस में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में इमाम हुसैन के नाम की गूंज रहती है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि भारत में अगर आ जाता, हृदय में उतारा जाता, ये चांद बनी हाशिम का धोखे से ना मारा जाता। तो ये देश महान है, और हमारे इमाम हुसैन ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि यजीद मुझसे जंग न कर तो मैं हिंद चला जाऊं। और सारी दुनिया में बल्कि हमारे देश में तो बड़ी शिद्दत के साथ ये बात कही जाती है कि 10 दिन के लिए इमाम हुसैन हिंदुस्तान आ जाते हैं। और मेरा अपना मानना है कि हमारा शहर बनारस 6000 साल पुराना है। शंकर के शहर में हुसैन का नाम गूंज रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ आंसुओं का नजराना पेश किया जाता है तो खून का भी नजराना पेश किया जाता है। सैकड़ों ताजिया है, दर्जनों जुलूस है, यहाँ तक कि इमाम हुसैन की सवारी दुलदुल जो एक जानवर है, जो घोड़ा है, उसका भी सम्मान किया जाता है। तो हमारा देश ये बताना चाहता है कि इंसान तो इंसान, यदि जानवर भी कोई अच्छा काम करे तो उसका सम्मान करना चाहिए। आपके चैनल से ये पैगाम जाना चाहिए कि हमें देश के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, इंसानियत के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, और हम अपनी परंपरा के अनुसार और धर्म के अनुसार इंसानियत की खिदमत करना चाहिए। आपके सामने ये जुलूस है, 300 साल पुराना ये जुलूस इस बात की गवाही दे रहा है कि हुसैन आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में जिंदा है, और वो दिल-ए-माक को हुसैन चाहे हुए हैं। और यही बात कहना है कि भारत में अगर आ जाता। वहीं 9वीं मुहर्रम को जिले के सभी इमाम चौक पर ताजिया रखे गए। जगह जगह नौहा ख्वानी और मातम का दौर शुरू हुआ। सैकड़ों महिलाएं, बच्चे, बूढ़े जियारत के लिए पहुंचे। महिलाओं ने मन्नत मांगी। वाराणसी में मंगलवार की शाम नगर के लल्लापुरा में 250 वर्ष पुरानी रांगी की ताजिया ऐतिहासिक रही। गंगा जमनी तहजीब की ये मिसाल है। इसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे। ताजे के डाइट के सामने भी प्रोग्राम चल रहा है। ताजे डाइट की दुकान ये रागे की ताजिया गंगा जमनी तहजीब भी है और हुसैन की याद भी है। हम लोग हुसैन की यादगार मनाते हैं। हर साल मुहर्रम के 10 तारीख की ये ताजिया उठती है और अपने कदीमी रास्ते से होते हुए खातमान की जानिब जाती है। और आगे ताजिया कमेटी में 121 मेंबरान हैं। सभी लोग मिल करके ताउन करते हैं और इस ताउन से यहाँ का जो भी प्रोग्राम होता है सब लोग मिलजुल के करता है। और इसके अंदर सभी जाति, सभी धर्म के लोग आते हैं। सभी लोग ताउन करते हैं और सभी लोग साथ में कंधा देते हैं। सभी लोग साथ में जुलूस में जाते हैं। इसका ताजिया का विसर्जन कब होता है, क्या इसका जाना जाता है? ये 250 साल पुरानी राजनीतिक ताजिया है। एक ऐतिहासिक है। ये हिंदुस्तान की एक नामी चिन्ह है, बल्कि हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इसका नाम है। इसका विसर्जन कब होगा?
250 साल लगभग हो गया। नहीं, कब उठेगा, कब जाएगा? कब उठेगा ये 10 तारीख को दोपहर के बाद लगभग 3 या 3:30 बजे के लगभग उठती है और फिर अपने कदमी रास्ते से होते हुए औरंगाबाद नई सड़क फजर वाली मस्जिद से होते हुए शेख सरम फाटक से होते हुए और अपने काली महल से होते हुए फातिमा। भेलूपुर शिवाला जैन मंदिर के समक्ष सीवर और सड़क की समस्या से परेशान लोगों ने जेई को बंधक बनाया। भेलूपुर थाना अंतर्गत जैन मंदिर के पास महिलाओं ने जलकल के जेई दीपक सिंह को बंधक बना लिया। स्थानीय नागरिक कई माह से पानी, सीवर और सड़क मार्ग की दुर्दशा से जूझ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों द्वारा कई बार इस बात की शिकायत की गई कि घरों में सीवर का पानी सप्लाई के साथ पहुंच रहा है, परंतु कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे वहां की जनता में काफी आक्रोश था। सड़क मार्ग को कई माह से खोदकर सिर्फ मिट्टी डालकर पाट दिया गया है। वहां पर लगे पत्थरों के चौकों को भी हटा दिया गया है, जिससे मार्ग काफी खराब हो गया है। और इस समय बरसात में जब थोड़ा सा भी पानी पड़ रहा है तो चलना काफी कठिन कार्य हो जाता है। यहां पर मेयर द्वारा यहां के कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसका शिलापट भी लगा दिया गया है। ये कार्य होली तक पूर्ण करना था, परंतु होली बीते कई माह बीत गए, अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हो सका। जलकल विभाग जोन दक्षिणी के भेलूपुर वार्ड अंतर्गत शिवाला वार्ड में जैन तीर्थ क्षेत्र से हनुमान मंदिर शिवाला तक सीवर लाइन बदलने का कार्य हेतु 12 लाख रुपए स्वीकृत किया गया था। कार्य का लोकार्पण फरवरी 2024 में किया गया था। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि पिछले कई माह से यहां पर सीवर लाइन और जलकल पाइप लाइन डालने का कार्य चल रहा है, परंतु कई माह बीत जाने के बाद भी अभी तक कार्य को पूर्ण नहीं किया गया। जो कार्य हुआ है वो भी आधा अधूरा। लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। पीने वाला पानी जिनके घरों तक पहुंच भी रहा है तो उसमें सीवर का गंदा पानी पहुंच रहा है, जिसके कारण स्थानीय नागरिक और महिलाएं काफी आक्रोशित थे। आज जेई पहुंचे तो आक्रोशित महिलाओं ने उन्हें घेर कर बंधक बना लिया। स्थानीय नागरिकों के हस्तक्षेप के बाद उन्हें छोड़ा गया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कार्य को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए ताकि लोगों को स्वच्छ जल, सीवर लाइन और आने जाने का मार्ग ठीक हो सके। इस दौरान दर्जनों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल रहे। समस्या यहाँ पे सबसे बड़ी मेन समस्या यहाँ पे सीवर की थी, जिसमें कि सीवर आए दिन ओवरफ्लो होते थे। और ये हमारे सामने एक ये संस्कृत से फ्लैट ये जैन विद्यालय है, नीचे इसमें एक विद्यालय चलता है। और जब सीवर ओवरफ्लो होता था तो इनके नीचे बेसमेंट से सीवर का पानी बनता था, जिसके लिए मेयर के कोटे से इसका टेंडर हुआ। पर लेकिन आज पिछले हम लोग 3-4 महीने से परेशान हो रहे हैं। ये प्रॉपर काम में गलियों को खोद दिया गया, प्रॉपर पाइपलाइन नहीं पड़ रही है, वाटर लाइन की प्रॉब्लम है, क्योंकि नलों में जो पानी की सप्लाई आती है वो सीवर वाटर आती है। उसको भी बड़ा रिक्वेस्ट और लड़ झगड़ करके हम लोगों ने उसको भी करेक्शन कराया, लेकिन प्रॉपर काम नहीं हो रहा। आज महीने भर से काम बंद पड़ा हुआ है हम लोग। यहाँ पे बंधक भी बनाया गया है। हाँ, अभी जेई साहब को, जो यहाँ के जल संस्थान के जेई थे, क्या नाम उनका, दीपक सिंह, उनको यहाँ की क्षेत्रीय जनता लोगों ने भी आके, मैंने बल्कि रिक्वेस्ट करके उनको हटवाया, वहाँ से लोगों को छुड़वाया हमने उनको। क्षेत्रीय महिलाएं थी, जो महिलाएं परेशान होंगी तो बट नेचुरली कि वो घेरेंगी उनको, क्योंकि सीवर, पानी, ये सब जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर ये जनता को नहीं मिलेगी तो जनता परेशान हो जाएगी, और जनता जब परेशान होगी तब जनता ने उनको, जो जेई साहब थे, उनको कवर किया। हालांकि मालूम चला हमको, तो मैं आया, फिर मैंने यहाँ पर आकर उनको मतलब रिक्वेस्ट किया लोगों से कि नहीं काम करें। आज उन्होंने काम लगवा दिया है, जेई साहब ने काम फिर से पानी का लग गया है, और उनका कहना है कि मैं जल्द से जल्द इस काम को, हमारा रिक्वेस्ट है उनसे ये कि जल्द से जल्द काम को, गली को पूरा कराइए। ये बहुत ही धार्मिक प्लेस है, ये जैनियों का तीर्थ क्षेत्र है, ये उनके भगवान की एक जन्मस्थली है। यहाँ पर सुभाषचंद्र भगवान की जन्मस्थली है, और इस गली को मतलब उपेक्षित करना ये एक बहुत बड़ा वो है। तो क्या यहाँ के स्थानीय पार्षद और विधायक जी, ये लोग उससे शिकायत हुई है? नहीं, पार्षद को नॉलेज में है, पर पार्षद जी का कोई मूवमेंट अभी तक यहाँ नहीं है, क्योंकि मेयर साहब के कोटे से हुआ था। ये पार्षद जी को नॉलेज में है, बात हुई है। हाँ, पार्षद जी से इनका, तो ये यहाँ के प्रिंसिपल हैं जैन विद्यालय के, ये आकाश जैन जी हैं, ये इन्होंने बातचीत किया, पार्षद जी के नॉलेज में है, अभी उन चल रहा था सभी वो। बस ये कि हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द काम अच्छा हो, क्योंकि जनता परेशान हो रही है, और बरसात का मौसम है, मकान कमजोर होते हैं, पर्यटक भी आते हैं। तो एक्चुअली ये समस्या पिछले 3 साल से है। 3 साल से यहाँ की सीवर लाइन बिल्कुल ब्लॉक थी, और पानी की लाइन तो बिल्कुल ही इसमें बालू फंसा हुआ था। पानी की लाइन में हम पत्र लिख रहे थे, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, यहाँ के डीएम को भी लिखा, यहाँ के विधायक से भी बोला, सांसद सबसे मैं बोल चुका था, कुछ नहीं हो रहा था। हम फिर भी अपना लिखने का काम कर रहे थे।
नवंबर में हमारे पास एक लेटर आया कि आपकी लाइन पास हो गई है और जल्दी से जल्दी काम लगाया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर हमने लिखने के बाद फरवरी में यहाँ पे मेयर साहब ने शिलान्यास किया और मेयर साहब ने, मेरे सामने बात हुई नीचे बैठ के, मेयर साहब ने ठेकेदार से कहा कब तक काम पूरा हो जाएगा, उसने कहा कि होली से पहले पहले काम पूरा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है, बिल्कुल थर्ड क्लास तो पाइप डाले गए हैं। जो चैम्बर हैं, चैम्बर के ऊपर से कवर से ढक दिया गया, नीचे से नए कोई चैम्बर नहीं बनाए गए, उसमें ही जॉइंट कर दिया गया। यहाँ से 150 में जैन मंदिर से हनुमान मंदिर तक की लाइन पास थी, हनुमान मंदिर तक ना करके से केवल आनंद में आश्रम तक पाइपलाइन की रोज ब्लॉक आगे की लाइन रहती है। और ये भी काम गली खोदने के बाद गली खुदी पड़ी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, गंदगी हो रही है, वो नहीं आता। फिर आज मोहल्ले वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर मैंने जीएम को फ़ोन किया, जीएम ने जेई को भेजा, मैंने जीएम को बहुत सुनाई मैंने फ़ोन पे जीएम को, फिर जेई को भेजा, महिलाओं ने जेई को बंधक बना लिया। और महिलाओं का तो कहना ये है अगर नहीं होगा तो हम यहाँ अनशन करेंगे। और जेई को यहाँ पे बंधक बनाया हुआ था दीपक सिंह थे, पूरे मोहल्ले की महिलाएं ये सब खड़े ही हैं, मोहल्ले के लोग, इन्होंने सबको। और मंदिर में अभी भी मैंने कई बार बोला कि मंदिर में कम से कम जैनों का तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र के अंदर अगर सीवर का पानी जाएगा, आप सोचिए हमारे प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की कितनी बदनामी है। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र कोई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि मोटी चमड़ी के लोग हैं, सरकारी आदमी है। मेरे पास कम से कम 50 रिकॉर्डिंग होगी जो मैंने जलकल के जीएम से बात की। जीएम से बात करते हैं, जीएम एकदम ट्रांसफर कर देता है कॉल एक्सीएन को, एक्सीएन कहता है मैं बीमार हूँ, वो एई को कर देता है, एई इंजीनियर जेई को कर देता है, कुछ नहीं हो रहा है। और आज भी मैं नहीं समझता कि ये काम करेंगे, इन्होंने लिपापोती करके आज भी वे चले गए हैं। समस्या क्या था, हम लोग कई सालों से सीवर के लिए लड़ रहे थे। हमारा जब भी सीवर जाम होता, मंदिर परिसर के और विद्यालय परिसर पर सीवर का पानी जाता था, और बार बार कंप्लेन करते करते दिल्ली तक इसकी कंप्लेन शिकायत हो रही थी। किसी तरह से सरकार चेती, नगर निगम चेता, उन्होंने अनुमति दे दी कि अब सीवर लाइन, इसमें लिखा हुआ है कि जैन मंदिर से महावीर मंदिर तक नई सीवर लाइन पड़ेगी। इन्होंने आधे बीच तक सीवर लाइन खोली, हमारा कोटा पूरा हो गया। और उस सीवर लाइन के बावजूद भी वो हमारा पानी सीवर के अंदर जाना बंद नहीं हुआ है अभी। तो कितनी समस्याएं हो रही है? समस्याएं जल की समस्या, सीवर की, स्वास्थ्य की समस्या और सफाई की समस्या भी है। और आज यहाँ पे आए थे, आज यही साहब आए थे, उनको बुलाया गया था, कई दिन सर अब 1 महीने से लगातार आज सीवर जाम होगा, कल खोद के फिर बहना शुरू हो जाएगा। लाखों यात्री डेली दर्शन करने के लिए आते हैं। और बनारस की स्वच्छता का जो चल रहा है पूरे देश में, यहाँ की देख करके पूरा हो जाए, कोई सफाई व्यवस्था बनारस में नहीं है। उसके लिए हम लोग को बुलवाए थे कि किसी तरह आप आइए। और हमारी गली का जो 2 महीने से खुला पड़ा हुआ है, मार्च में काम शुरू हुआ था कि और अभी तक 2-3 महीने हैं। तो यहाँ पे बंधक भी बनाया गया था, बंधक सारों घेर लिया गया था। क्या कर जनता के त्रस्त तो क्या करेगी, अंत में मरता क्या ना करता। बाल अधिकार संरक्षण आयोग वाराणसी मंडल की बैठक संपन्न हुई। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में वाराणसी मंडल की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें उन्होंने सभी से बच्चों के मुद्दे पर संवेदनशील होने की अपेक्षा की। उन्होंने समाज में फैली कुप्रथाओं, नशा, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल भिक्षाटन, बाल यौन शोषण जैसे मुद्दों पर लगातार कार्य करने की जरूरत बताया। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कहा कि पूर्व में जारी गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय के 100 मीटर के दायरे में पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि की कोई दुकानें नहीं होनी चाहिए। इस दिशा में सख्ती से कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि नशे से मुक्त रखने के लिए तत्काल प्रहरी क्लब की स्थापना कर पूर्व में इसके लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए। बच्चों को साइबर क्राइम तथा मोबाइल की लत से दूर रखने हेतु कार्यशाला आयोजित करने को निर्देशित किया। उन्होंने इस बार दीपावली पर पोस्टर के माध्यम से हमारा संकल्प होगा कि एक युद्ध नशे के विरुद्ध देश को नशा मुक्त बनाना है। उन्होंने मंदिर मठों के पास तिलक लगाने वाले बच्चों को चेक करते हुए उनको शिक्षा की तरफ मोड़ने तथा उनके बारे में भी व्यक्तिगत जानकारियां हासिल करने पर भी जोर दिया। बैठक में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य अशोक यादव, मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी हिमांशु नागपाल, वाराणसी से अपर जिलाधिकारी प्रशासन, मुख्य विकास अधिकारी चंदौली, जौनपुर जनपद, वाराणसी से पुलिस उपायुक्त यातायात, पुलिस उपायुक्त अपराध, अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध, पुलिस अधीक्षक गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली मंडल के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी उपस्थित रहे। आज अरे सुनो, एक बार काट देंगे।
बनारस मंडल के बच्चों के और अधिकारों और संरक्षण के में लगे हुए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठे थे। और क्योंकि अभी तक हमने पूरे 75 जिलों का भ्रमण करने के बाद अब मंडलों में हमारी समीक्षा चल रही है। और कल हम आजमगढ़ मंडल में थे, वहाँ हमने समीक्षा की थी। आज हम बनारस मंडल में आज हमने समीक्षा की है। और हमारी जो वत्सल्य योजना है उसके अंतर्गत त्रिस्तर पर गठन हो, उसके लिए हमने निर्देशित किया है। और जो हमारा एक युद्ध नशे के विरुद्ध जो अभियान है उसमें गति लाने के लिए जन जागरूकता फैले, उसके लिए कार्यक्रम हमने बना कर दिए हैं। बाल विवाह को क्योंकि हमें 25 तक ख़त्म करना है, उसकी भी हमने समीक्षा की है। बाल श्रम को रोकने के लिए कड़ाई से निर्देश दिया है कि बाल श्रम में जो बच्चे रेस्क्यू किए जाते हैं उनको CWC के सामने पेश किया जाए। ये JJB एक्ट है, उसका भी हमने कड़ाई से निर्देश दिया है। बाल भिक्षावृत्ति को लेकर हमने कहा है कि भिक्षा को हम शिक्षा की ओर जोड़ेंगे और ऐसे बच्चों को हम स्पॉन्सर योजना के तहत 4000 रुपया प्रतिमाह और उन बच्चों को ATS विद्यालय में, आश्रम पद्धति विद्यालय में, कस्तूरबा विद्यालय में और दूसरा अटल जो विद्यालय हैं उसके अलावा RT के तहत उन बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था। बच्चे पढ़ें, बच्चे खेलें, बच्चे आगे बढ़ें, यही हम चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के बच्चों के चेहरे की मुस्कान जब तक नहीं आएगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अवध स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित कैनवस क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न हुई। अवध स्पोर्टिंग क्लब द्वारा आयोजित कैनवस क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य समापन किया गया। ये प्रतियोगिता विगत 1 जुलाई से प्रारंभ हुई, जो कि 16 जुलाई तक चली। इस प्रतियोगिता में 32 टीमों ने भाग लिया। क्रिकेट प्रतियोगिता के विनर को 21,000 रुपए नगद पुरस्कार व उप विजेता को 11,000 नगद व पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रत्येक मैच में हैट्रिक, विकेट व चौके छक्के पर 501 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और मैन ऑफ द मैच को भी पुरस्कृत किया गया। इस मैच में श्रेष्ठ दर्शक को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर पार्षद राजेश कुमार यादव, गुड्डू तिवारी, प्रमोद मांझी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। प्रतियोगिता मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास के सौजन्य से संपन्न कराई गई। अगर कोई भी बल्लेबाज 3 गुड़िया मारता है तो 2100 रुपए विजय साहनी की तरफ से, संजय साहनी की तरफ से 2100 रुपया, 3 लगातार 3 गुड़िया पर, 3 छक्कों पर भी 2100 रुपया का पुरस्कार, 500 रुपया का पुरस्कार, 2 गेंदों में 2 लगातार छक्कों, सतीश चौधरी। विकेट पर भी 2100 रुपया का पुरस्कार दिया जा रहा है। तेलिया नाला, बाहर है तेलिया नाला और बाहर है छोटे बच्चे। ये भाई सचिन जी की तरफ से है। भाई थोड़ा रुकेंगे जरूर, लोग अच्छा फोटोग्राफी चाहते हैं। आप देख सकते हैं इतना ही था। कॉटन मिल कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली महिला का शव चौकाघाट मार्ग पर रखकर परिजनों ने जाम किया और न्याय की गुहार लगाई। नाटी इमली के कॉटन मिल कॉलोनी में संदिग्ध हाल में मृत मिली महिला का शव चौकाघाट मार्ग पर रखकर परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने जाम लगा दिया। हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग पर लोग अड़े रहे। पुलिस ने लाठियां भांजकर सभी को खदेड़ा। इस दौरान तकरीबन 15 मिनट तक आवागमन भी बाधित रहा। ढिलवरिया के सच्चेलाल की 35 वर्षीय पत्नी रेणु देवी दूसरों के घर में साफ सफाई करती थी। कॉटन मिल कॉलोनी निवासी आदित्य मल्होत्रा के यहां वो 6 साल से काम कर रही थी।
सोमवार दोपहर करीब 3 बजे आदित्य के मकान के निकट गली में वो मृत मिली। लोगों का कहना है कि महिला छत से गिर गई थी, जबकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने सोमवार को ही शव को कब्जे में ले लिया था। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर परिजन चौकाघाट पानी टंकी के निकट पहुंचे और मुख्य मार्ग जाम कर दिया। एडीसीपी काशी नीतू, एसीपी चेतगंज गौरव कुमार, जैतपुरा थानाध्यक्ष ब्रिजेश मिश्र फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रहे। परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। जाम बढ़ने पर पुलिस ने लाठियां भांजकर सभी को खदेड़ दिया। जांच के बाद मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद परिजन शव की अंत्येष्टि किए। पति ने जैतपुरा थाने में इसकी तहरीर दी। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पसलियों और कान के ऊपर सिर में चोट की बात सामने आई है। ये चौकाघाट चौकी क्षेत्र की रहने वाली मृतका रेणु गौड़ थी, उम्र लगभग 35 वर्ष। ये एक मल्होत्रा जी हैं, उनके यहाँ काम करती थी और कल सूचना मिली कि जिस बिल्डिंग में काम करती है उसके नीचे इनकी बॉडी पड़ी हुई है, छत से गिरी हुई है। ऐसी सूचना मिली कि एक महिला छत से गिरी हुई है। पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची। वहाँ पे फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, सारा मुआयना कराया गया। उसके बाद नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए वहाँ से भेजा गया। इनके परिजनों को सूचित किया गया, वहाँ पे परिजन आए। उसके बाद पीएम के लिए भेजा गया। अब वहाँ पे इनका चप्पल, पर्स, छाता वगैरह एक छत पे पड़ा हुआ था। आसपास के लोग बता रहे हैं कि वो जिनके घर काम करती थी वो 5-6 दिनों से नहीं है घर पे, ताला लगा हुआ है। और ताला लगा भी था, हम लोग मौके पे गए तो किन परिस्थितियों में कैसे ये छत से गिरी, वहाँ किसके बुलाने पे गई थी, ये सब जांच का विषय है। उस पर जांच की जाएगी, जो चीज़ आएंगी उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हाँ, पोस्टमार्टम हो चुका है, अभी रिपोर्ट आई नहीं। अभी तो पोस्टमार्टम जस्ट थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ है और बॉडी सुपुर्द की गई है परिजनों को अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों का आरोप है कि उनकी हत्या करके उनको लिटाया गया था नीचे, इसमें भी जांच कर रहा था। कल एक एप्लीकेशन दी गई थी इनके पति के द्वारा, जो पति हैं उन मृतका के, उनके द्वारा उसमें लिखा गया था कि किन परिस्थितियों में क्या घटना हुई हमें इसे अवगत कराया जाए। तो उनके एप्लीकेशन पे और भी जो अन्य चीज़ें हमारे पुलिस के समझ में आ रही हैं या जो डाउट और किसी को हो रहा है, सारे बिंदुओं पे जांच की जा रही है। जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। उसमें काफ़ी लोग, महिलाएं थी, उनके साथ की आसपास के लोग थे। उनका ये कहना था कि इस पे उनको ये लग रहा था कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई जांच नहीं हो रही है। हालांकि कल उनके पति आए थे, एप्लीकेशन दिए थे और उस पर जांच हो रही है, कार्रवाई भी होगी जो चीजें तथ्य सामने आएंगे। कहा जा रहा है कि फर्जी चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, पुलिस के द्वारा कहीं ऐसा किसी के द्वारा किसी से नहीं बताया गया है। वो लोग कुछ पेपर की बात बता रहे हैं, किसी पेपर में शायद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा संचालित अन्न क्षेत्र में ऑटोमेटिक रोटी बनाने के संयंत्र की शुरुआत हुई। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा संचालित अन्न क्षेत्र में ऑटोमेटिक रोटी बनाने के संयंत्र का शुभारंभ किया गया। नाट्यकोट्टम संस्था द्वारा संचालित अन्न क्षेत्र में अब और भी अधिक संख्या में गर्म रोटी श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा सकेगी। संयंत्र की क्षमता 1000 रोटी प्रति घंटा है। अन्न क्षेत्र का संपूर्ण व्यय मंदिर न्यास प्रशासन द्वारा उठाया जाता है, जबकि नाट्यकोट्टम संस्था प्रबंधन एवं संचालन का कार्य करती है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास अन्न क्षेत्र में प्रतिदिन लगभग 1500 श्रद्धालु भोजन करते हैं। इसके अतिरिक्त न्यास द्वारा प्रमुख चिकित्सालयों में भर्ती रोगियों एवं परिजनों मंदिर पाकशाला में पकाया पौष्टिक भोजन पैक्ड फूड के रूप में भी सेवा स्वरूप पहुंचाया जाता है। कौशलेश नगर कॉलोनी में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कौशलेश नगर कॉलोनी में सौरभ श्रीवास्तव विधायक कैंट एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघ चालक एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के कुलाधिपति प्रोफेसर जयप्रकाश लाल के नेतृत्व में एक वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कौशलेश नगर नागरिक समिति के अध्यक्ष राजेश
नागर, सचिव प्रमिल पांडे, भारतीय जनता पार्टी के महानगर महामंत्री अशोक पटेल, पार्षद प्रतिनिधि राजीव सिंह पटेल, नगर निगम वाराणसी के अपर आयुक्त कृष्णचंद्र आदि लोगों की उपस्थिति प्रमुख रूप से रही। इस दौरान उपस्थित लोगों ने सभी से पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताते हुए वृक्षारोपण किए जाने की अपील की। रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल द्वारा वर्ष पर्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम कर लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल मंडल का वर्ष 2024-25 के अध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष हम पर्यावरण, जल संरक्षण, गरीब विद्यार्थियों को कंप्यूटर की प्रारंभिक व व्यावसायिक शिक्षा, गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह, प्रोजेक्ट स्माइल के तहत गरीब बालिकाओं के बिगड़े चेहरे व दांत को सुंदर बनाने, व्यापारिक मिलन, स्कूलों में संस्कारशाला, जागरूकता कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन का वृहद कार्यक्रम, दैविक आपदाओं में राहत कार्य, खाद्यान्न व पाठ्य सामग्री जरूरतमंदों को सुलभ कराना कार्यक्रम सहित अनेक महत्वपूर्ण कार्य क्लब द्वारा कराया जाएगा। पवन कुमार सिंह ने बताया कि क्लब के पदाधिकारियों का पदग्रहण समारोह 21 जुलाई को होगा। समारोह के मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा होंगे। इस अवसर पर शहर के प्रमुख उद्यमी, समाजसेवी, विशिष्टजन भाग लेंगे। कब और क्या करने जा रहे हैं आप? क्या है कार्यक्रम? दिनांक 21 जुलाई को पदग्रहण समारोह है। हमारे क्लब का पदग्रहण समारोह है। सारे हमारे दायित्वधारी क्लब के जो सदस्य हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनका दायित्वधारियों का जो है पदग्रहण समारोह है। उस दिन मेरे मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर बिहारी लाल जी शर्मा और संस्कृत यूनिवर्सिटी कुल सचिव हैं। क्या है, क्या क्या इसमें रक्तदान वगैरह भी आप लोग करेंगे? क्या क्या है? हम लोग वर्ष पर्यंत हम लोगों की जो संस्था है रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल, वो सेवा के साथ विभिन्न आयामों में, शिक्षा से लेके, सेवा से लेके, ग्रामीण इलाकों की सेवा से लेके और जितने भी तरीके के मेडिकल सुविधाएं हैं उनके लिए सारे कार्य करती है। इस साल मेरे कार्यकाल में हम प्रमुख रूप से एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम बृहद रूप से 2000 कम से कम वृक्षों का लगाने का हमारा कार्यक्रम है। बिहारी लाल जी ने संस्कृत यूनिवर्सिटी को हम लोगों को दिया है कि आपको करीब 2 एकड़ जमीन हम देंगे, जिसमें आप बृहद रूप से एकदम शहर के बीचों बीच और जो उपयोगी पेड़ हैं, जो अनुपयोगी पेड़ नहीं, जो उपयोगी पेड़ हैं, उनको लगाने का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। एक प्रोजेक्ट स्माइल के तहत डॉक्टर रिकी सिंह जी हमारे सचिव हैं, इनके अंतर्गत करीब 5 साल से ये प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहा है। जो जिनका चेहरा, जिन लड़कियों का, गरीब लड़कियों का चेहरा खराब है, जिनका दांत बाहर निकला हुआ है, उनका एक बहुत ही महंगा ट्रीटमेंट है, लेकिन यह क्लब अपने संसाधनों से, अपने खर्चों से वो करता आया है। इस साल 11 लड़कियों को हम लोगों ने संकल्पित है कि ग्रामीण इलाकों से उन 11 लड़कियों को हम लोग सेवा के रूप में उनका चेहरा सुधारेंगे, जिसका करीब करीब लगभग एक लड़की पर 1 लाख रुपया का खर्च आता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों के यहाँ जो पूर्व में ही हमारे यहाँ RC जैन साहब हम लोगों के प्रेरणादायी रहे हैं, उन्होंने कंप्यूटर का एक ट्रेनिंग सेंटर हम लोगों ने रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल के द्वारा चालू किया था। उसको एक हरिश्चंद्र डिग्री इंटर कॉलेज में हम लोगों ने इस वर्ष एक 10 कंप्यूटर लगा के कंप्यूटर लैब का भी स्थापना किया है। रक्तदान का भी एक कार्यक्रम है, जो एक बूंद सेना के नाम, ये बहुत दिनों से मेरे मन में विचार था, इसलिए मध्य कमान के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनसे हमारी बात भी हुई है, उनका हमें सहमति प्राप्त हो गया है। जाड़ा में वो हमको कार्यक्रम देंगे, करीब लगभग 400 से 500 लोगों का रक्तदान हम लोगों का कार्यक्रम का है, जिसमें जिला प्रशासन, रोटरी क्लब के सारे विभिन्न क्लब और स्वयं जो है ग्रामीण इलाका के सारे उत्साही जन इसमें रहेंगे और ये सारा का सारा खून मध्य कमान सेना को जाए। तो जो हम लोगों के यहाँ जो भी एक हर वर्ष एक अध्यक्ष चुना जाता है, अध्यक्ष अपनी एक कार्यकारिणी नियुक्त करता है। करीब हम लोग कार्यकारिणी में करीब 40 मेंबर हम लोगों के क्लब से चुने जाते हैं। यह क्लब इस समय 3120 हम लोगों के मंडल का सबसे बड़ा क्लब है और जोन 6 में यह 18वां नंबर का क्लब है। जोन 6 मतलब 6 कंट्री में। तो इस क्लब में एक बड़ी संख्या में होने के नाते कार्यकारिणी के मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उनका शपथ ग्रहण है, उनको चुना जाता है, उनको विभिन्न क्षेत्रों के लिए उनको प्रतिनिधित्व और उनको जिम्मेदारियां दी जाती है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु का शयन काल हुआ प्रारंभ। अब 4 महीने तक नहीं होंगे मांगलिक कार्य। पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर बीएचयू के छात्र पहुंचे परीक्षा नियंत्रण कार्यालय। सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच हुई धक्का मुक्की। दुर्गाकुंड क्षेत्र के चित्रकूट अपार्टमेंट के गोदाम में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। और यौम आशुरा पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से निकला ताजिए के साथ जुलूस। शहदाए करबला का मनाया गया गम। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।